हेलो स्टूडेंट्स, आज रितेश सर आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ कुछ पढ़ाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। तो मेरा इंट्रोडक्शन काफ़ी सिंपल है। मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ। मैं जेईई और नीट के प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट को ऑनलाइन तरीके से हेल्प करता हूँ। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में यूनिट एंड मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 4 को स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 3 में एरर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। तो वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो पाए। और फिजिक्स से रिलेटेड अच्छे से अच्छे कंटेंट पाने के लिए आप हमारे चैनल डिस्पर्शन फिजिक्स बाय रितेश सर को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो अब हम आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड जो पॉइंट है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डायमेंशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि डायमेंशन होता है क्या। तो डायमेंशन का मैं सिंपल डेफिनेशन बता देता हूँ। जैसे हम लोगों ने 4 प्रकार के सिस्टम पढ़ा था, तो हम इसमें एसआई का एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके बेस क्वांटिटीज के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो बेस क्वांटिटीज के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद जो एक्सप्रेशन आता है वही क्या हो गया, उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हो गया। एग्जाम्पल से इस बात को हम अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि एसआई यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग बेस क्वांटिटीज के पहले डायमेंशन को ही समझ लेते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे कि डायमेंशन होता क्या है। तो ये सारा चीज जो लिख रहे हैं वो एसआई में लिख रहे हैं। डायमेंशन ऑफ लेंथ, इसको हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी प्रकार से डायमेंशन ऑफ जितना बेस क्वांटिटीज है सारे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा बेस क्वांटिटीज हम लोग क्या पढ़े थे, मास पढ़े थे। इसका डायमेंशन कुछ इस प्रकार से होता है। उसके बाद है डायमेंशन ऑफ टाइम। टाइम का डायमेंशन क्या होता है, इस प्रकार से होता है। उसके बाद आपको आएगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसका डायमेंशन कुछ इस प्रकार से होता है। उसके बाद कितना बेस क्वांटिटी होता है, 7 बेस क्वांटिटी होता है। तो अभी तो 4 ही हुआ। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसका जो डायमेंशन होता है कुछ इस प्रकार से होता है। अब क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी।
लुमिनस इंटेंसिटी, इसको कैंडेला, इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एसआई यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में बेस क्वांटिटीज के डायमेंशन को देख लिया। अब हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि डायमेंशन होता क्या है। काफी ही सिंपल है डायमेंशन, बस बेसिक चीज को अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा आपको। तो हमको समझना है एग्जांपल के थ्रू कि डायमेंशन होता क्या है। जैसे सिंपली हम स्पीड से ही समझते हैं। स्पीड के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ये हम लोग जानते हैं स्पीड के बारे में। तो अगर हमको डायमेंशन निकालना है स्पीड का, सारा चीज हम ऐसा में ही निकालना है। डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा? अब जो डिस्टेंस है उसको तो हम लेंथ के टर्म में मतलब कि मेजर करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। और लेंथ का डायमेंशन हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, इस प्रकार से अभी अभी नहीं पढ़े हैं। अपॉन टाइम का डायमेंशन ही पढ़ चुके हैं। तो इसको फर्दर एक्सप्रेस करेंगे, क्या हो जाएगा? एल टी के पावर माइनस 1, यानी कि डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा? एल टी रेज टू पावर माइनस 1। इसी प्रकार से हम बहुत सारा क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक जैसे कि हम वॉल्यूम का भी निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू व्हाट? हाइट। यही ना होता है वॉल्यूम। अब हमको निकालना है क्या? डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम निकालना है। लेंथ हो चाहे ब्रेथ हो या हाइट हो, तीनों को तो हिंदी किस टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे? लेंथ के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। यानी कि तीनों का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल ही हो जाएगा। एल इंटू एल इंटू एल। इसको फर्दर एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? एल के पावर 3, या इसको इस प्रकार भी हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम क्या आ गया? एल रेज टू पावर 3। इसी प्रकार से हम लोग बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो
इतना सफिशियंट है समझने के लिए। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर का नोट्स एवं असाइनमेंट प्राप्त करना चाहते हैं वे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। यदि जो स्टूडेंट व्हाट्सएप को यूज नहीं करता है वे हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर रखा है। यदि आपको इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट या जेईई नीट के फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और अपने डाउट को पोस्ट करें। अब हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि डायमेंशनल इक्वेशन होता क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटीज को जब इक्वेट करते हैं उसके डायमेंशनल फार्मूला से, तो इस प्रकार से जो हम लोग को इक्वेशन प्राप्त होता है तो हम उसी को क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे कि इस बात को हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे स्पीड अभी हम लोग थोड़ा देर पहले क्या निकाले थे, डायमेंशन निकाले थे। तो उससे हमको निकालना है क्या, डायमेंशनल इक्वेशन निकालना है। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, जो स्पीड है मान लीजिए कि v से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, v यानी स्पीड, इसको हम इक्वेट कर देंगे किससे, उसके डायमेंशनल फार्मूला से। तो मिल जाएगा क्या चीज, डायमेंशनल इक्वेशन। उसी प्रकार से हम लोग वॉल्यूम को कैपिटल V से मान लीजिए डिनोट करते हैं। क्या चीज आया था, L3। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को उसके डायमेंशनल फार्मूला से इक्वेट कर दे रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को उसके डायमेंशनल फार्मूला से इक्वेट कर दे रहे हैं। उसी प्रकार से और बहुत कुछ कर सकते हैं। एरिया, ए फॉर एरिया का होता है L के पावर 2। तो ये भी क्या हो गया, डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। ये तीनों डायमेंशनल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या हुआ, जब फिजिकल क्वांटिटीज को उसके डायमेंशनल फार्मूला से इक्वेट किया जाता है तो जो हमें इक्वेशन प्राप्त होता है उसी को हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। अब और छोटा छोटा टर्म है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। काफी छोटा छोटा टर्म है लेकिन उसको अच्छे से स्टडी करना है ताकि डायमेंशन का जो क्वेश्चन आएगा जो इसी पे बेस्ड होगा तो हम लोग इसे आसानी से कर सके। डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग को पढ़ना है। डायमेंशन एनालिसिस हम लोग किस प्रकार से करते हैं, जैसे कि एक फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है x और यह दो फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है या उसी के फंक्शन के रूप में। किस प्रकार से, x इक्वल टू a के पावर 2 इंटू बी। a और b जो है डिस्टिंक्ट फिजिकल क्वांटिटी है और x भी क्या है, x भी एक फिजिकल क्वांटिटी आएगा। तो इस डायमेंशनल इक्वेशन के आधार पर या ऐसे बोले कि इसके आधार पे हम एनालिसिस क्या करेंगे इसका। जैसे x इक्वल टू a स्क्वायर भी दिया हुआ है, इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्या इसके बारे में कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो कंक्लूजन यही होगा कि डायमेंशन ऑफ x जो होगा सेम होगा डायमेंशन ऑफ a स्क्वायर b का।
ये इसका क्या हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू क्या, डायमेंशन ऑफ a स्क्वायर b। इसी प्रकार से बहुत सारा रिलेशन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई y है, वो डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है। इसमें 3 गो ऐड किए, a है, b है और c भी ऐड कर दीजिए। तो यहाँ क्या हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, डायमेंशन ऑफ y इज सेम एज डायमेंशन ऑफ abc। abc डिस्टिंक्ट फिजिकल क्वांटिटी है। डायमेंशन ऑफ y इक्वल टू व्हाट, डायमेंशन ऑफ abc। तो इसी प्रकार से हम जो रिलेशन दिया रहेगा उसके आधार पे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। डायमेंशन एनालिसिस के भी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो यह कॉन्सेप्ट या यह प्रिंसिपल क्या कहता है, जो मैग्नीट्यूड होता है फिजिकल क्वांटिटीज का, वो तभी एक दूसरे में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा जब दोनों का डायमेंशन सेम होगा। और ये सब लैंग्वेज जो है आपको हम नोट्स में अच्छे से मिल जाएगा, इसलिए हम यहाँ लैंग्वेज के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। जो डिस्कस यहाँ पे हम करते हैं वो कॉन्सेप्ट के बारे में, कि जो कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। लैंग्वेज आपको बहुत अच्छा से नोट्स में मिल जाएगा। तो अभी अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के बारे में पढ़ा, इसको एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं। जैसे कि एक फिजिकल क्वांटिटी है x इक्वल टू a प्लस, मान लीजिए कि b ही ले लीजिए, सिंपल एग्जांपल। a और b क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के आधार पे हम क्या बोल सकते हैं, a और b के मैग्नीट्यूड को हम तभी जोड़ सकते हैं जब a और b का डायमेंशन सेम हो। तो यह मीनिंगफुल तभी होगा जब a और b का डायमेंशन सेम होगा। उसी प्रकार से अगर सब्ट्रैक्शन में भी रहेगा ना, तो वहां भी यही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, यानी कि a और b का डायमेंशन सेम होगा तभी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो इससे हम एनालिसिस क्या किए, इससे हम एनालिसिस यही किए कि फिजिकल क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी किया जा सकता है जब उनका डायमेंशन सेम हो। तो बस यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का कॉन्सेप्ट था, हम लोगों ने इसे स्टडी कर लिया। अब हम लोग इस बात का स्टडी करेंगे कि डायमेंशनली
कंसिस्टेंसी, किसी इक्वेशन का कैसे टेस्ट किया जाता है, या होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन, इसको हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं। लेट्स डिस्कस इट। जैसे अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो रिलेशन दिया हुआ था, तो हम लोगों ने क्या बोला था कि दोनों साइड का जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा। इससे पहले के कॉन्सेप्ट में हम लोग ऐसा पढ़े थे। तो उसी बात को अब हमको टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए हम इक्वेशन लेते हैं, काफी ही फेमस इक्वेशन है। S इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन। इसके बारे में आप लोगों को पता है, इसलिए इसको मैं लिखना उचित नहीं मानता हूं, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। तो हमको टेस्ट क्या करना है? टेस्ट करना है कि ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, या इसी को बोल सकते हैं डायमेंशनली करेक्ट है, या होमोजेनियस है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम दोनों साइड का डायमेंशन निकालेंगे। तो पहले हम LHS का डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन ऑफ LHS। LHS में है क्या? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लेंथ के टर्म में ही मेजर करते हैं, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा डायमेंशन। अब हम राइट हैंड साइड के डायमेंशन को निकालते हैं, हर क्वांटिटी को। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड में दो क्वांटिटी है, लेकिन हम एक एक करके निकालेंगे। u into t का पहले निकालते हैं। u है इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी का भी हो जाएगा lt माइनस 1, और टाइम का तो हम लोग जानते ही हैं t। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हम लोग आ जाएगा क्या? l आ जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं क्या चीज? अब निकालेंगे डायमेंशन ऑफ हाफ एटी स्क्वायर निकालेंगे। तो हाफ तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है डायमेंशन में। ए एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है lt माइनस 2, और टाइम का स्क्वायर करेंगे तो इस प्रकार से आएगा डायमेंशन। तो फाइनली कैलकुलेट करने पे ए आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ut का डायमेंशन और हाफ एटी स्क्वायर का डायमेंशन सेम है, और यहाँ बीच में क्या है? एडिशन का सिंबल है। तो अभी अभी हम लोग कुछ देर पहले क्या पढ़े थे? मैग्नीट्यूड तभी हम ऐड कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी का जब उसका डायमेंशन सेम हो। तो उस आधार पे तो ऐसा ही है। अच्छा, तो जब दोनों को हमने ऐड किया, लेंथ को लेंथ में ऐड करेंगे तो डायमेंशन लेंथ ही आएगा। तो इस प्रकार से राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है? लेंथ वाला डायमेंशन आया, और लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन भी क्या है? लेंथ वाला। तो ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, डायमेंशनली करेक्ट है। क्यों करेक्ट हुआ? क्योंकि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड फिजिकल क्वांटिटी। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और पढ़ना है, पढ़ लेते हैं।
अब हम लोग दो केस लेते हैं। फर्स्ट केस में x इक्वल टू ए बी स्क्वायर, सेकेंड केस में y इक्वल टू सी डी स्क्वायर। यहाँ पे a और b डिस्टिंक्ट फिजिकल क्वांटिटी है, c और d भी डिस्टिंक्ट फिजिकल क्वांटिटी है। x भी फिजिकल क्वांटिटी है, y भी फिजिकल क्वांटिटी है। तो जो पहला केस जो हम लोग लिए हैं ए डायमेंशनली करेक्ट है और दूसरा डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो इससे हम लोग कुछ को एनालिसिस करना है। तो पहले सेकंड केस को एनालाइज करते हैं। अगर जो इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट आएगा, मतलब यह हुआ कि वो इक्वेशन पक्का रॉन्ग होगा, 100% गारंटी के साथ बोल सकते हैं। कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है, डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट है, तो वो इक्वेशन पक्का रॉन्ग होगा 100%। मतलब क्या हुआ? डायमेंशनली इनकरेक्ट का मतलब क्या हुआ? डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। अच्छा, अब ये इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट, इसको हम अज्यूम कर रहे हैं। तो डायमेंशनली करेक्ट है, तब क्या है, तब हम कैसे एनालाइज करेंगे? तो डायमेंशनली करेक्ट के केस में दो केस हो सकता है, इसको भी अलग अलग समझ लेते हैं हम लोग। x इक्वल टू मान लीजिए कि ए बी स्क्वायर आ रहा है, इसमें हमने कांस्टेंट के ऐड कर दिया। के से मल्टीप्लाई करने के बाद अभी भी डायमेंशनली करेक्ट होगा, लेकिन एक्चुअल रिलेशन ये होता है, मतलब एक्चुअल इनके बीच जो डिपेंडेंसी का जो रिलेशन है ये होता है। तो हम लोगों ने तो यहाँ क्या देखा? डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। तो डायमेंशनली करेक्ट अगर होगा तो इस बात का गारंटी नहीं ले सकते हैं कि वही एग्जैक्ट इक्वेशन होगा, क्योंकि यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? एग्जैक्ट इक्वेशन ये है, लेकिन दोनों क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है। यानी कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं? डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन जरूरी नहीं हो कि एग्जैक्ट इक्वेशन वही हो। इसको और अच्छा से हम लोग समझते हैं। जैसे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। और 2 पाई क्या है? कांस्टेंट है। तो 2 पाई तो हम लोग डायमेंशन में नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि 2 पाई रहे या नहीं रहे, फिर भी क्या होगा? दोनों साइड का डायमेंशन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो कहने का यह मतलब हुआ कि जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो गारंटी नहीं कि वही एग्जैक्ट इक्वेशन होगा। जैसा कि इस केस में देख रहे हैं, इसको हम डायमेंशन के मेथड से निकालेंगे तो 2 पाई नहीं आएगा वहां पे। तो इस पूरे पॉइंट का कंक्लूजन यह हुआ कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो हम गारंटी के साथ नहीं बोल सकते हैं कि वही एग्जैक्ट इक्वेशन होगा। और सेकंड केस में हम लोग क्या देखें? यहाँ 100% बोल सकते हैं गारंटी के साथ कि कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया तो कोई इक्वेशन जैसे पक्का गलत होगा 100%। अब हम लोग इस बात को स्टडी करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज के हम रिलेशन को किस प्रकार से डिड्यूस करते हैं यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। लेट्स स्टडी इट। डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक दिया हुआ है क्वेश्चन कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो एल जी और एम पे क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। टी इक्वल टू के टाइम्स एल का इस प्रकार से है जी और एम।
यहाँ पे टी है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, के क्या है, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। K is a dimensionless constant। L क्या है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। M क्या है, मास ऑफ द बॉब। ये सब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में इसका एग्जैक्ट रिलेशन पढ़ेंगे किस प्रकार से आता है, लेकिन यहाँ हम डायमेंशन के मेथड से कैसे निकालेंगे सिर्फ उस चीज को स्टडी करेंगे। तो अब हमको रिलेशन निकालना है कि टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड फिजिकल क्वांटिटी। तो उसी का हम लोग यूज करेंगे। तो पहले हम डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड का लिखते हैं। डायमेंशन ऑफ व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम नहीं लिखते हैं। टी का तो क्या होता है, टाइम है, तो टाइम का तो इसी प्रकार से होता है। अब राइट हैंड साइड के फिजिकल क्वांटिटीज का हमको डायमेंशन निकालना, तो इसको भी हम लोग निकालते हैं। के एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो इसका तो डायमेंशन कैलकुलेशन में कोई मतलब ही नहीं है, तो इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। अब हम एल के बारे में सोचते हैं। एल का डायमेंशन क्या हो जाएगा, लेंथ का हो जाएगा। एल का पावर जो है इस प्रकार से x। जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और m है मास, मास का जो पढ़ रहे हैं उसको हम लिख देंगे। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल लिख दिए। तो हमने डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड भी कैलकुलेट कर लिया, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड भी कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है, दोनों को इक्वेट कर देना है। तो इधर जो है से क्या है, एल नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एल का पावर x प्लस वाई है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, इधर भी एल नहीं होना चाहिए, एल नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका पावर 0 होना चाहिए। यानी कि x प्लस वाई 0 होना चाहिए। m इधर नहीं है तो इधर भी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब z क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब है t, तो t का पावर 1 है, इधर है -2y, तो -2y किसके बराबर होगा, 1 के बराबर है। अब हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो y क्या आ जाएगा, -½ आ जाएगा। और इसमें अगर हम पुट कर देंगे y इक्वल टू -½ तो क्या आ गया, x इक्वल टू 1/2। इस प्रकार से हम लोगों ने x, y और z का वैल्यू क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो अब काफी ही सिंपल है।
t इक्वल टू k टाइम्स l। x का वैल्यू कितना आया था, वेयर इज x 1/2। g y का वैल्यू कितना आया था, -1/2। और z का वैल्यू 0 है, इसका मतलब m का पावर 0 यानी 1, तो वही हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उससे आ जाएगा, यानी t इक्वल टू k l के पावर 1/2 इंटू g के पावर -1/2। इस प्रकार से हम लोगों ने रिलेशन निकाल लिया। लेकिन इस मेथड का एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि इसमें हम k का जो है वैल्यू नहीं निकाल सकते। k अगर यहाँ दोनों केस में k अगर यहाँ डायमेंशन लेस हो या k का डायमेंशन हो, क्योंकि जो कांस्टेंट दो तरह का होता है, एक होता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट और एक होता है डायमेंशन वाला कांस्टेंट। तो दोनों ही केस में हम लोग k का वैल्यू इस मेथड से नहीं निकाल सकते। k इस मेथड का एक ड्रॉबैक है। तो हम लोग को मालूम है, क्या मालूम है, मालूम है कि k जो होता है वो 2 पाई होता है, रूट k इक्वल टू 2 पाई, इसलिए टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट l/g। तो इस प्रकार से हम लोग एग्जैक्ट रिलेशन निकाल लिए। लेकिन यहाँ पर अभी अभी मैंने बताया क्या कि k का एग्जैक्ट वैल्यू इस मेथड से नहीं निकल सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज के अमंग्स रिलेशन को निकाल लिया। ऐसे ही बहुत सारा रिलेशन दिया रह सकता है, उसमें आपको बोला कि रिलेशन को फाइंड आउट कीजिए। तो वहां भी बस इसी प्रकार से आपको मेथड को क्या करना है, अप्लाई करना है। तो हम लोगों ने डायमेंशन से रिलेटेड जो थ्योरी पार्ट था उसे कवर कर लिया। अब हम लोग डायमेंशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करेंगे ताकि और हमें अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम लोग डायमेंशन के आधार पे जो क्वेश्चन है वो करेंगे। लेट्स डू इट। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि इन सारे फिजिकल क्वांटिटी का हमको डायमेंशन फाइंड आउट करना है। ए में मोमेंटम, तो मोमेंटम का हम लोग सबसे पहले डिफिनेशन पे जाएंगे। तो मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए हमें रिलेशन मालूम होना सबसे ही इंपॉर्टेंट चीज है। बिना रिलेशन के हम लोग मतलब कि डायमेंशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अब हम लोग डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा, मास का तो बिल्कुल ही आसान है, m वेलोसिटी का l (10⁻⁻⁻1), दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, क्या होगा ml(t-1). तो इस प्रकार से डायमेंशन ऑफ मोमेंटम को हम लोग कैलकुलेट कर लिए। एरिया का भी कैलकुलेट यहाँ कर लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब कोई कहेगा कि ये तो फॉर्मूला सिर्फ रेक्टेंगल के लिए लागू होता है। कोई भी एरिया लीजिएगा उसमें 2 बार लेंथ आएगा ही आएगा, चाहे आप स्क्वायर का ले लीजिए, चाहे आप किसी भी फिगर का आप निकाल रहे हैं एरिया, तो उसमें
टू डायमेंशन फिगर का, उसमें लेंथ दोबारा आना ही आना है, वो प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो इस प्रकार से एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, आपको डायमेंशन निकालना है एरिया का, इस प्रकार से डिनोट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा और एल हो जाएगा, एल के पावर 2 हो जाएगा, यानी हम डायरेक्टली इक्वेशन फॉर्म में लिख दिए, द डायमेंशन ऑफ एरिया इक्वल टू एल के पावर 2। अब हम लोग जो सी है उसका डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। सी में क्या है, प्रेशर है, तो सबसे पहले हमको प्रेशर को क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। एक्चुअली यहाँ पे फोर्स जो होता है परपेंडिकुलर होना चाहिए एरिया के, लेकिन यहाँ डायमेंशन के कैलकुलेशन में उसकी कोई जरूरत नहीं। तो सिंपली हम लोग प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया लिख देते हैं। अब हमको निकालना है क्या चीज, डायमेंशन ऑफ प्रेशर निकालना है। फोर्स का हम लोग क्या जानते हैं, डायमेंशन, फोर्स का ए जानते हैं, और एरिया का भी जानते हैं। फाइनली कैलकुलेट करने के बाद क्या हो जाएगा, एम एल और हो जाएगा -1, तो यही हो गया क्या चीज, डायमेंशन ऑफ प्रेशर। डायमेंशन ऑफ प्रेशर तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग डी पॉइंट पे क्या है, फोर्स, फोर्स इक्वल टू डिफिनेशन इसका एक होता है मास इनटू व्हाट, एक्सेलरेशन, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। मास का तो बहुत ही आसान है, एक्सेलरेशन भी आसान है, एल टी के पावर -2। फाइनली क्या हो गया, एम एल टी के पावर -2। डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ फोर्स हो गया एम एल टी के पावर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में जो फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ था उसका हम लोगों ने डायमेंशन फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब फिजिकल क्वांटिटी x डिपेंड्स ऑन टू फिजिकल क्वांटिटी a एंड b इन द फॉलोइंग मैनर। एक फिजिकल क्वांटिटी x है जो कि दो फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, उसका फंक्शन है। इसका रिलेशन लिखा हुआ है x इक्वल टू अल्फा इंटू a इंटू b, वेयर अल्फा इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट, जहां पे अल्फा है डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। अब कह रहा है कि x का डायमेंशन वही है जो कि फोर्स का है और b का डायमेंशन वही है जो मास का है, तो आपको a का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। सॉल्व करते हैं। इसमें हम डायमेंशनल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, यानी कि डायमेंशन ऑफ राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन की बात करते हैं, यानी कि x के डायमेंशन की बात करते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m l p -2। अच्छा, अल्फा तो डायमेंशन लेस है तो इसका तो डायमेंशन वाले चीज में कोई लेना देना है नहीं। a और b पे फोकस करते हैं। a का डायमेंशन फाइंड आउट करना है तो उसको यही छोड़ देते हैं।
अच्छा, बी का डायमेंशन वही है जो कि मास का है, यानी कि इस प्रकार से बोल रहा है। तो अब हमको क्या पढ़ चुके हैं कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो बस उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन आ गया एम एल टी माइनस 2। अच्छा, डायमेंशन ऑफ ए हमको निकालना है तो उसको कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं, और बी का डायमेंशन तो हम लोग जानते ही हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसीलिए डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा इसका रिलेशन टू आपका, यानी कि डायमेंशन ऑफ ए क्या आ गया एल टी माइनस 2। तो काफी ही सिंपल क्वेश्चन था, हम लोगों ने इसे कर लिया। और इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा दो तीन ही कंसेप्ट पे होगा, डायमेंशन एनालिसिस पे होगा, डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए होगा, होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन चेक करने के लिए होगा, रिलेशन डिड्यूस करने के लिए होगा। बस इसी आधार पे इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम लोग डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, if momentum area and time t are taken to be the fundamental quantity, मतलब बोल रहा है कि मोमेंटम एरिया और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज मानना है, ऐसा है। देन कैलकुलेट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी, तब एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है। सॉल्व करते हैं। तो किसी भी चीज का डायमेंशनल फार्मूला निकालना होता है तो हमको क्या करना है, हमको फंडामेंटल क्वांटिटी के एक्सपोनेंट के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो वही इसमें करेंगे। E फॉर एनर्जी, लेट E इक्वल टू P के पावर x A के पावर y एंड व्हाट T के पावर z, ऐसा मान लेते हैं कि एनर्जी का कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेशन होगा। अच्छा, अब हम डायमेंशनल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड पहले देख लेते हैं। एनर्जी का डायमेंशन होता है ml टू t माइनस 2, यह हो गया एनर्जी का डायमेंशन। अच्छा, अब राइट हैंड साइड पे हम लोग फोकस करते हैं। इसका हम लोग को क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। तो मोमेंटम का होता है, ऐसा करते हैं पहले हम इसको अलग अलग लिख देते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब मोमेंटम का हम लोग पुट कर देंगे एम एल टी माइनस 1, इस पे पावर x आ जाएगा। एरिया का क्या होता है L2, और इस पे पावर चढ़ जाएगा इस प्रकार से, और t का तो t ही होता है। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा, m तो कहीं नहीं है, m के पावर x, l का देखिए l इधर x और इधर 2y, x प्लस 2y, और t का हो जाएगा
माइनस एक्स प्लस जेड। तो हम लोगों ने राइट हैंड साइड के डायमेंशन को निकाल लिया और लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन को निकाल लिया। अब क्या करना है, अब दोनों को इक्वेट कर देना है। कर देते हैं हम लोग। इक्वेट करने के बाद हमारा आंसर जो है हाजिर हो जाएगा। तो अब इधर देखिए m का पावर 1 है, लेकिन इधर m के पावर x है, यानी कि x जो है 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा, इधर है l का पावर है x प्लस 2y, लेकिन इधर कितना है 2 है। x प्लस 2y जो है वो 2 के इक्वल होना चाहिए। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। इधर t का पावर है माइनस एक्स प्लस जेड और इधर पावर कितना है माइनस 2। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो x इक्वल टू 1 हम लोग को आ चुका है, अब इसमें हम x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 2y इक्वल टू 1, इसलिए y इक्वल टू क्या 1/2। अब निकालना है z का वैल्यू, तो x बराबर क्या पुट कर देंगे -1 यहाँ पर पुट कर देंगे। इधर भी निकाल लेते हैं, ऐसा करते हैं इधर निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा -1 प्लस जेड इक्वल टू -2, इसलिए जेड इक्वल टू -2 प्लस 1 है -1। तो हम लोगों को अब सब कुछ मालूम चल चुका है, x y और z का वैल्यू मालूम चल चुका है। तो बस अब हम लोगों को क्या करना है, निकाल लेना है और क्या। तो इधर ही मैं कर देता हूँ। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, पहले स्क्वायर ब्रैकेट में, अच्छा अब यही हमको लिखना है क्योंकि हमको बेस क्वांटिटी के रूप में ही एक्सप्रेस करना है। तो हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर लिखेंगे P। x का वैल्यू कितना आया था 1 आया था, तो 1 है तो कोई मतलब नहीं है 1। अब है y, a के पावर y, तो y कितना आया था, y आया था 1/2, तो 1/2। t z कितना है -1, t -1। तो यही हो गया क्या चीज, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी। तो काफी हम लोगों ने इसे आसानी से सोल्व कर दिया। और जो पढ़े थे डायमेंशन एनालिसिस पढ़े थे और इसी प्रकार के जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसका हम लोगों ने इस्तेमाल किया और इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो इस प्रकार से यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर इस पॉइंट पे एंड होता है। अब हम लोग आगे कुछ और चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे।